नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कानूनी भूल भुलैया पर बात करने वाले हैं जो किसी के भी पसीने छुड़ा सकती है। बिल्कुल। और ये स्थिति सच में किसी बुरे सपने जैसी हो सकती है। हाँ, मतलब सोचिए कि कोई एक सुबह उठता है और पाता है कि उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया है, या फिर हर महीने उसकी सैलरी से कुछ पैसे कट रहे हैं किसी अदालती आदेश की वजह से। और सबसे डरावनी बात तो ये होती है कि उस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल भी रहा था। एकदम सही। और इसी स्थिति को कानूनी दुनिया में एक्स पार्टे यानी एक तरफा आदेश कहा जाता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम अदालत के कमरों से जुड़ी इसी परत को खोलने वाले हैं। जी। और इसके लिए आज हमारे पास चर्चा का आधार है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही हालिया और दिलचस्प फैसला, जो सीधे तौर पर भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के मामलों से जुड़ा है। तो हमारा आज का मिशन बहुत ही साफ है। हम ये समझेंगे कि जब अदालत कोई ऐसा एक तरफा फैसला सुना देती है तो उसे चुनौती देने का सही और कानूनी रास्ता क्या होता है। और ये भी कि कानूनी मामलों में शॉर्टकट लेने के क्या-क्या भारी नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ सही और गलत है, लेकिन अगर आप कानून की दुनिया को देखें तो अदालतें पूरी तरह से प्रक्रिया पर चलती हैं। सही कहा आपने। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ही वो धुरी है जो ये तय करती है कि न्याय निष्पक्ष हो। है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस वास्तविक मामले पर चलते हैं जिसने इस पूरी कानूनी बहस को जन्म दिया। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक फैमिली कोर्ट का मामला है। हाँ, और इसके तथ्य बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं। देवरिया की फैमिली कोर्ट ने एक पति के खिलाफ भरण पोषण का आदेश पारित किया था। और इस आदेश के तहत ये तय हुआ था कि पति को अपनी पत्नी को हर महीने 4,000 रुपए देने होंगे। जी, और साथ ही अपने 2 नाबालिग बच्चों में से प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने होंगे। मतलब कुल मिला के 8,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस तय हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा पेंच था वो ये था कि ये एक एक्स पार्टे आदेश था। हाँ, अब जो लोग कानूनी दांव पैसे दूर रहते हैं उनके लिए क्या इस एक तरफा आदेश की कार्यप्रणाली को थोड़ा आसान भाषा में समझाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक्स पार्टे मूल रूप से लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका कानूनी मतलब होता है एक पक्ष की ओर से या किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति में लिया गया फैसला। अच्छा, मतलब सामान्य तौर पर तो दोनों पक्षों को अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। जब कोई मुकदमा दाखिल होता है तो दोनों को सबूत पेश करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर कोई एक पक्ष, जैसे कि इस मामले में वो पति, अदालत की कार्यवाहियों में शामिल ही ना हो तो क्या होगा? तो अदालत क्या करेगी? क्या वो इंतजार करती रही? ऐसे में जज वहां मौजूद दूसरे पक्ष यानी पत्नी द्वारा पेश किए गए सबूतों और हलफनामे को देखते हैं समझ रहा हूँ। और उसी के आधार पर अपना फैसला सुना देते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को एक तरफा या एक्स पार्टे आदेश कहा जाता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, मान लीजिए कोई खेल चल रहा है और विरोधी टीम मैदान में ही नहीं आई, तो रेफरी जो फैसला देगा क्या ये कुछ वैसा ही है? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर विरोधी टीम मैदान में नहीं है तो खेल को रोका नहीं जा सकता, रेफरी को फैसला लेना ही पड़ता है। लेकिन देखिए, अदालत हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती, ये बात तो समझ में आती है। पर अगर हम मेंटेनेंस जैसे संवेदनशील मामलों की बात करें, जी, तो क्या अदालत बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला सुनाने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रही होती? क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि जो पक्ष मौजूद नहीं है उसके साथ अन्याय हो जाए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग इसे लेकर उलझन में रहते हैं। लेकिन हमें इस कानून के पीछे की सोच को समझना होगा। अच्छा, वो क्या है? देखिए, भरण पोषण से जुड़े जो कानून हैं, जैसे कि बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 125 कहा जाता था। हाँ, इनका निर्माण किसी प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने के लिए नहीं किया गया है। इनका मुख्य मकसद समाज में बेसहारापन और भूखमरी को तुरंत रोकना है। ओहो, मतलब अगर कोई पत्नी या छोटे बच्चे आर्थिक रूप से बिल्कुल बेबस हैं तो अदालत उनका इंतजार नहीं करा सकती? बिल्कुल नहीं। अगर अदालत महीनों या सालों तक सिर्फ इसलिए इंतजार करती रहे कि दूसरा पक्ष कभी तो आएगा, तो उस दौरान वे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे? सही बात है। इसीलिए कानून अदालत को ये खास पावर देता है कि वो मामले की गंभीरता को देखते हुए जो भी सबूत मौजूद हैं, उन पर फैसला सुना सके। लेकिन अदालत को ये कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति जानबूझकर नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसे मुकदमे के बारे में सच में कुछ पता ही ना हो। देखिए, अदालतें इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं।
कोई भी एक तरफा फैसला हवा में नहीं सुनाया जाता है। अच्छा, तो वो चेक करते हैं। हाँ, इस देवरिया वाले मामले में ही देख लीजिए, फैमिली कोर्ट ने बाकायदा ये जांचा था और रिकॉर्ड पर लिखा था कि पति को विधि अनुसार नोटिस की सेवा हो चुकी थी। एक सेकंड, ये विधि अनुसार नोटिस की सेवा या प्रॉपर सर्विस का असल में क्या मतलब होता है? अदालत इसे साबित हुआ कैसे मान लेती है? इसका मतलब है कि कानून ने नोटिस भेजने के जो तरीके बनाए हैं, उनका पूरी तरह पालन हुआ है। जैसे अदालत एक प्रोसेस सर्वर यानी अपने कर्मचारी के जरिए समन भेजती है या फिर ट्रैकिंग के साथ रजिस्टर्ड डाक का इस्तेमाल करती है। अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट से। हाँ, अब अगर पोस्टमैन ये रिपोर्ट देता है कि उसने लिफाफा उस व्यक्ति को सौंप दिया है या उस व्यक्ति ने लिफाफा लेने से ही इनकार कर दिया है, तो अदालत क्या मानती है? तो अदालत क्या मानती है? तो कानून की नजर में इसे डीम्ड सर्विस माना जाता है। मतलब? अदालत ये मान लेती है कि आपको मुकदमे की पूरी जानकारी मिल चुकी है। अरे वाह, तो देवरिया के मामले में कोर्ट ने यही पाया कि पति को पूरी जानकारी थी। बिल्कुल, कोर्ट ने पाया कि उसे सब पता था, लेकिन इसके बावजूद वो जानबूझकर अदालत में नहीं आया। तो स्थिति यह है कि नोटिस भेजा गया, डिलीवरी कंफर्म हुई, पति कोर्ट नहीं गया और फैमिली कोर्ट ने पत्नी और बच्चों के हक में एक तरफा मेंटेनेंस का आदेश दे दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। मतलब जब एक तरफा फैसला आ गया तो पति ने क्या किया? यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीधे हाई कोर्ट? हाँ, उसने सीधे हाई कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षण यानी क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे कॉर्पोरेट दुनिया के उदाहरण से समझाऊं। हाँ बताइए। मान लीजिए किसी कर्मचारी को उसके सीधे मैनेजर से एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रिव्यू मिलता है। हाँ। अब वो अपने मैनेजर से बात करके गलतफहमी दूर करने के बजाय सीधे कंपनी के सीईओ को ईमेल कर दे। बिल्कुल सटीक। क्योंकि सीईओ तो कर्मचारी का रोज का काम नहीं देखता ना, वो तो नीतियां देखता है। सीईओ तो यही कहेगा कि भाई क्या तुमने पहले अपने मैनेजर से बात की? तो क्या अदालती व्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है? एकदम ऐसे ही काम करती है। ये जो आपने तुलना की है, ये कानूनी व्यवस्था के पदानुक्रम यानी हायरार्की को समझने के लिए एकदम सही है। तो आम तौर पर लोगों को लगता है कि अगर निचली अदालत से फैसला खिलाफ आया है तो सीधे सबसे बड़ी अदालत में जाना चाहिए। पति का ये कदम गलत क्यों था? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जयकृष्ण उपाध्याय की पीठ ने जो फैसला दिया उसका मूल आधार ही यही था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सीधे उनके पास आना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करने में तकनीकी रूप से क्या आपत्ति थी? आपत्ति अधिकार क्षेत्र और वैकल्पिक वैधानिक उपाय की थी। मतलब ऑल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडी? हाँ, सरल शब्दों में जब कानून बनाने वालों ने किसी समस्या को सुलझाने के लिए खास कानूनी रास्ता पहले से तय कर रखा है तो आप अपनी मर्जी से रास्ता नहीं बदल सकते। मतलब जब कानून में लिखा है कि एक तरफा आदेश के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए तो व्यक्ति उन नियमों को दरकिनार नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई निचली अदालत ने तो अभी तक पति का पक्ष सुना ही नहीं है, इसलिए हमारे पास समीक्षा करने के लिए कोई आधार ही नहीं है। तो अगर सीधे हाईकोर्ट जाना वो शॉर्टकट था जो उल्टे पड़ गया, तो सही रास्ता क्या था? कानूनी दस्तावेजों के अनुसार वो कौन सा वैकल्पिक उपाय है जो पति को इस्तेमाल करना चाहिए था? स्रोतों के अनुसार सही और एकमात्र रास्ता था रिकॉल अर्जी दाखिल करना। रिकॉल अर्जी ये क्या होती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 145(2) जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 126(2) हुआ करती थी, उसके तहत पति को पहले उसी फैमिली कोर्ट के पास वापस जाना चाहिए था। उसी अदालत के पास वापस जाना मतलब जिस जज ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया है उसी के पास जाकर ये कहना कि कृपया अपना फैसला बदल दीजिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कानूनी रूप से यही सबसे लॉजिकल कदम है। इसे ही रिकॉल या फैसले को रद्द करने की अर्जी कहा जाता है। तो वहां जाकर पति क्या कहेगा? उसे जज को ये बताना होता है कि माननीय अदालत, जब आपने ये फैसला सुनाया तब मेरे पास अपनी बात रखने का मौका नहीं था और मेरी गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं थी। अच्छा। कानून हर पक्षकार को ये अधिकार देता है कि वो उसी अदालत में आकर पर्याप्त कारण यानी सफिशिएंट कॉज दिखाए कि वो पिछली सुनवाइयों में क्यों नहीं आ सका। एक मिनट, ये पर्याप्त कारण कानूनी कसौटी पर क्या होता है? मतलब अदालत किन कारणों को पर्याप्त मानती है? इसका दायरा काफी बड़ा है, लेकिन कारण ठोस और प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे कि कोई सच में बीमार हो? हाँ बिल्कुल।
उदाहरण के लिए अगर कोई साबित कर दे कि वो उस तारीख पर गंभीर रूप से बीमार था और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था, ये तो एक जायज कारण है। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो जैसे बाढ़ या दंगे, जिसकी वजह से वो शहर से बाहर नहीं निकल सका, और अगर नोटिस सच में न मिला हो तो ये भी एक पर्याप्त कारण है। अगर व्यक्ति साबित कर दे कि प्रॉपर सर्विस की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी वो फर्जी थी और उसे कभी समन मिला ही नहीं था। अच्छा, तो अगर वो ये साबित कर देता है तो फिर क्या होता है? तो अदालत उस एक तरफा आदेश को रिकॉल कर देती है, यानी निरस्त कर देती है। इसके बाद अदालत रीसेट बटन दबाती है और मामले की मेरिट पर बिल्कुल शुरुआत से सुनवाई शुरू करती है। जहां दोनों पक्षों को सुना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए किसी को सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, वो कोमा में था या किसी भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, और उसी बीच फैमिली कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अब अगर वो व्यक्ति अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर सीधे हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि देखिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो हाई कोर्ट उसे वापस निचली अदालत क्यों भेजता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। मतलब क्या उसी फैमिली कोर्ट में वापस जाना, फिर से अर्जी लगाना, गवाह पेश करना, क्या ये पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींचना नहीं है? क्या ये त्वरित न्याय के खिलाफ नहीं है? देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत और हाई कोर्ट की भूमिकाओं में क्या बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? कानून में दो चीजें होती हैं, तथ्य का सवाल यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और कानून का सवाल यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह तथ्य हुए, एकदम सही। ये तय करना कि कोई व्यक्ति उस दिन अस्पताल में था या नहीं, क्या उसका मेडिकल सर्टिफिकेट असली है या फर्जी, क्या डॉक्टर की गवाही सही है, ये सब तथ्यों की जांच है। और ये काम ट्रायल कोर्ट का है? जी, सबूतों को देखना, गवाहों से जिरह करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ये सब फैमिली कोर्ट या ट्रायल कोर्ट का काम है। तो फिर हाई कोर्ट का काम क्या है? हाई कोर्ट का मुख्य काम ये देखना है कि क्या निचली अदालत ने कानून की व्याख्या करने में या प्रक्रिया का पालन करने में कोई गलती की है। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट सबूतों को तौलने या गवाहों को सुनने का मंच नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हाई कोर्ट सीधे लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर फैसले पलटने लगे तो पूरे राज्य के सारे मुकदमे सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर तो हाई कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। और इससे न केवल ऊपरी अदालतों का ढांचा चरमरा जाएगा, बल्कि निचली अदालत को कभी ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो दोनों पक्षों को सुनकर एक संतुलित फैसला दे सके। अब समझ में आया। तो मामले को वापस निचली अदालत भेजना न्याय में देरी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि तथ्यों की जांच सही जगह पर हो। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी थ्योरी को वापस देवरिया वाले मामले से जोड़ते हैं। अंततः उस पति के साथ क्या हुआ? जब उसने गलत रास्ता चुना और हाईकोर्ट पहुंच गया, तो हाईकोर्ट ने उसकी याचिका का क्या किया? जैसा कि कानूनी सिद्धांतों से उम्मीद थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की इस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया कि चूंकि एक वैकल्पिक उपाय मौजूद था, इसलिए सीधे हाईकोर्ट में यह याचिका पोषणीय या मेंटेनेबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पति के लिए अब सारे कानूनी रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए? क्या उसे अब जिंदगी भर वो एक तरफा आदेश मानना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कठोर या प्रतिशोधी नहीं होती। तो उसे कोई राहत मिली? हाईकोर्ट ने याचिका खारिज जरूर की, लेकिन साथ ही पति को यह निर्देश भी दिया कि वह वापस उसी संबंधित फैमिली कोर्ट के पास जाए। रिकॉल अर्जी के लिए? जी, उसे कहा गया कि वो बीएनएसएस की धारा 145(2) के तहत रिकॉल अर्जी दाखिल करे। और यहीं पर दस्तावेजों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का जिक्र मिलता है। वो क्या है? उसे विलंब माफी या अंग्रेजी में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहा जाता है। ओहो, ये विलंब माफी क्या है? क्योंकि देखिए, अगर किसी को अदालत के फैसले को चुनौती देनी है तो उसकी एक तय समय सीमा होती होगी, है ना? बिल्कुल, एक लिमिटेशन पीरियड होता है। और इस मामले में तो पति ने अपना काफी कीमती समय सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने और वहां इंतजार करने में ही बर्बाद कर दिया। एकदम सही। तो तकनीकी रूप से तो फैमिली कोर्ट में वापस जाने का उसका समय खत्म हो चुका होगा। हाँ, और कानून इस व्यवहारिक समस्या को बहुत अच्छे से समझता है। विलंब माफी का सिद्धांत यह मानता है कि कई बार लोग गलत कानूनी सलाह की वजह से अपना समय किसी गलत अदालत में बिता देते हैं। अच्छा, तो इसे एक बोनाफाइड मिस्टेक या सद्भावपूर्ण गलती माना जाता है। जी,
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पति को ये राहत दी कि जब वो फैमिली कोर्ट में अपनी रिकॉल अर्जी लेकर जाए तो वो समय सीमा समाप्त होने के बावजूद देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दे सकता है। मतलब वो फैमिली कोर्ट को बता सकता है कि उसे देरी इसलिए हुई क्योंकि वो हाई कोर्ट में भटक रहा था। बिल्कुल। अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी तो वो इस देरी को माफ कर सकती है और मामले की सुनवाई शुरू कर सकती है। अरे वाह, ये वाकई में न्याय प्रणाली का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। हाँ, कानून किसी को उसकी प्रक्रियागत गलती सुधारने का मौका जरूर देता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको उस तय प्रक्रिया के तहत ही आना होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? आज हमने जो कुछ भी समझा वो सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आम लोगों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, अगर कोई भी आम इंसान कानूनी व्यवस्था से जूझ रहा है तो उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कानून का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। सही कहा। कानून इस बारे में भी है कि उस अधिकार को पाने का सही रास्ता क्या है। आप सीढ़ियां फांदकर सीधे छत पर जाने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको एक एक कदम चढ़ना ही होगा, है ना? एक तरफा भरण पोषण आदेश के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 145(2) के तहत उसी फैमिली कोर्ट में रिकॉल अर्जी दाखिल करना महज एक सुझाव नहीं है, ये एक अनिवार्य कानूनी कदम है। बिल्कुल अनिवार्य है। अगर शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो समय और पैसा बर्बाद करने के बाद आपको वापस उसी सीढ़ी पर आना पड़ेगा जहां से शुरुआत की थी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये मामला साफ तौर पर स्थापित करता है कि अदालत में प्रक्रिया कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वह स्वयं न्याय का एक अभिन्न अंग है। क्या बात है। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे मेंटेनेंस का कानून तुरंत राहत देने के लिए एक तरफा आदेश की अनुमति देता है और कैसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसी आदेश को रद्द कराने का रास्ता भी देता है। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के विचार करने के लिए कोई ऐसा नया पहलू छोड़ें जो इस विषय को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करे। बिल्कुल। देखिए, आज हमने प्रॉपर सर्विस या विधि अनुसार नोटिस भेजे जाने की बहुत बात की, जो आमतौर पर रजिस्टर्ड डाक से होती है। हाँ, पोस्टमैन के जरिए। लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, जहां एक व्हाट्सएप ब्लू टिक से सेकंडों में ये पता चल जाता है कि किसी ने संदेश पढ़ लिया है या नहीं। अरे हाँ, ये तो है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में अदालतों को किसी व्यक्ति को अनुपस्थित घोषित करने के लिए और एक तरफा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के रीड रिसिप्ट को पर्याप्त आधार मान लेना चाहिए? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक तरफ ये कानूनी प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल धोखाधड़ी या फोन खो जाने जैसी स्थितियों में ये खतरनाक भी हो सकता है। बहुत खतरनाक। तो जैसे जैसे हमारी संचार तकनीक बदल रही है, क्या सुनवाई का उचित अवसर की हमारी सदियों पुरानी परिभाषा को अपग्रेड करने का समय आ गया है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भविष्य की न्याय प्रणाली की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तकनीक और कानून का यह टकराव आगे जाकर क्या मोड़ लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस कानूनी भूल भुलैया को सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।